आप देख ही रहे हैं, बहुत संक्षिप्त सब लोगों ने अपनी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। और अब अवसर है हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। माननीय कृषि मंत्री महोदय वहां आएंगे और हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, जो बिहार से आते हैं, और बिहार वह भूमि है जो आंदोलन की भूमि रही है। और आंदोलन चाहे वो महात्मा गांधी का रहा हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा हो, वो किसानों की समृद्धि को लेकर, किसानों की जरूरतों को लेकर, किसानों की आवाज को लेकर उठा था। और उसी भूमि से आज आदरणीय राधा मोहन जी हमारे मध्य में है। एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय श्री राधा मोहन जी का। सम्माननीय स्वामी रामदेव जी, इस अवसर पर उपस्थित सम्माननीय विजय कौशल जी महाराज जी, सम्माननीय साध्वी रितंबरा जी, संसद में मेरे सहयोगी महंत सम्माननीय चांदनाथ जी, हमारे सरकार के राज्य मंत्री सम्माननीय बीके सिंह जी, मेरे मंत्रालय में मेरे सहयोगी राज्य मंत्री संजीव बलियान जी, राज्य मंत्री निहाल चंद जी, संसद में मेरे सहयोगी सांसद गीतकार बाबुल सुप्रिय जी, पूर्वोत्तर के हमारे जाने माने नेता सम्मानीय गोरंग जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और इस विशाल सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, पंतजलि योगपीठ भारत का सबसे बड़ा योग शिक्षा संस्थान है और उसके जिस परिषद में आज हम सब मौजूद हैं, इसका उद्घाटन 6 अप्रैल को हुआ था। अब किस वर्ष हुआ था ये मुझको स्मरण नहीं, लेकिन दिन 6 अप्रैल इसलिए स्मरण है कि राजनीति में जिस विचारधारा में हम पैदा लिए हैं, उसका भी स्थापना दिवस 6 अप्रैल है। तो निश्चित रूप से पंतजलि योगपीठ का भविष्य और हमारे राजनीतिक विचारधारा का भविष्य, दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है। और उसका प्रमाण यह है कि आज मंत्रिमंडल के कई हमारे सहयोगी यहाँ मौजूद हैं, जबकि संसद के अंदर आज हिप जारी है और 4 दिनों से बाढ़ और सूखा पर चर्चा चल रही है और उसका उत्तर भी मुझे ही देना है। लेकिन जब मुझे संदेश मिला स्वामी जी का, तो मैं सोचने के लिए मजबूर था कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन इसी बीच जब पता चला कि आज आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन है, तो मैं अपने को रोक नहीं पाया और मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा। और इसका कारण भी है कि आज जो इतनी सारी संस्थाएं यहाँ चल रही है, पंतजलि आयुर्वेद चिकित्सालय, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा बाह्य रोगी विभाग है, जिसमें 6000 से 10,000 तक रोगी आउटडोर में आ सकते हैं, दिव्य योग साधना, योग संदेश, दिव्य फार्मेसी, पंतजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पंतजलि फूड और हर्बल पार्क, जो विश्व का सबसे बड़ा फूड और हर्बल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि 500 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें 15,000 लोगों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। गुरुकुल का संचालन भी यहां से हो रहा है। पंतजलि आयुर्वेदिक कॉलेज भी हरिद्वार में है। देश भर में 2710 पंतजलि आरोग्य केंद्र और देश के विभिन्न भागों में 1000 से ज्यादा चिकित्सालय कार्यरत हैं। और इन सारी संस्थाओं का मार्गदर्शन और उनका संचालन जिस व्यक्ति के द्वारा होता होगा, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के बहुआमी प्रतिभा और व्यक्तित्व का मैं कायल हूं। और इसीलिए मैं आचार्य बालकृष्ण जी के इस जन्म दिवस पर उनके दर्शन के लिए आया हूं। प्रबंधकीय और प्रशासनिक क्षमता का सबसे बड़ा प्रकटीकरण इस परिसर और आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे आचार्य जी का है, उसका प्रकटीकरण हुआ है। पंतजलि
योगपीठ का जो लेआउट हुआ वो भी आचार्य जी के निर्देश में ही हुआ। और इससे पता चलता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके ज्ञान का मैं समझता हूं कि जीता जागता प्रमाण है जो पंतजलि पीठ का निर्माण हुआ है। अभी 3 पुस्तकों का हम लोग विमोचन कर रहे थे। आपका संपादकीय कौशल तो योग संदेश के रूप में हम सब देखते ही हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावे संत दर्शन, भक्ति गीतांजलि और अंग्रेजी में भी कई पुस्तकें हमको देखने का मौका मिला। और आज इन पुस्तकों को देखकर सचमुच आपके संपादकीय कौशल का मैं निश्चित रूप से कायल हूं। कई मायनों में एक प्रकार से, जिस प्रकार से आचार्य जी का जीवन एक प्रकार से राष्ट्र को समर्पित, अपने देश के इतिहास को जब हम देखेंगे कि देश मजबूत तब हुआ, राष्ट्र मजबूत तब हुआ जब इस राष्ट्र के रहने वाले बड़े बड़े तपस्वियों ने, मनीषियों ने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। तब हमारा राष्ट्र मजबूत हुआ। और जब जब इसमें कमी आई हम कमजोर हुए। मुझको लगता है कि अब देश के अंदर, देश पहले ये वातावरण देश के अंदर तैयार हुआ है। हमको लोकसभा में आए हुए 26 वर्ष हुए, 89 में चुनाव जीत कर आया था। राजनीति में पहले से था, लेकिन पहले जो राजनीति में था और संसदीय जीवन में आया तो इतने दिनों के कालखंड में स्वामी रामदेव जी का जो हमने संकल्प देखा, मैं यहाँ था, उत्तराखंड का मैं प्रभारी था। और जब एक बार मैं यहाँ आया तो पता चला कि स्वामी जी एक संकल्प पर निकले। हमने पूछा क्या संकल्प है, तो लोगों ने बताया कि देश की जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, देश जो कमजोर हो रहा है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जब तक उनको हम सत्ता से हटाएंगे नहीं तब इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। संकल्प लेकर लौटे निकले थे। पहला व्यक्ति मुझे दिखाई दिया राष्ट्र जीवन में जिसने न सिर्फ संकल्प लिया बल्कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए कर्तव्य भी किया, और कर्तव्य के परिणाम का प्रगटीकरण भी पूरे देश में हुआ, जिसका परिणाम है कि आज देश का स्वाभिमान जगा है, देश समृद्धि, संपन्नता, स्वाभिमान की ओर तेजी से बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ा रहा है। मैं निश्चित रूप से आज देश जिस तेजी से समृद्धि की ओर, स्वाभिमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए मैं स्वामी रामदेव जी का के प्रति आभार प्रकट करता हूं, आपके संस्थान के प्रति आभार करता हूं। भाई और बहनों, मैं यहां सरकार का प्रतिनिधि भी हूं। आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा, कृषि मेरे जिम्मे है। और आजादी के बाद आप देखेंगे तो जो बजट आता है, हर साल जो बजट आता है, कभी भी कृषि को प्राथमिकता नहीं मिली। बराबर साइड लाइन में कृषि रहा। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गांव की चिंता जरूर की थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई थी, किसान के गांव से शहर में आने के लिए उसको पक्की सड़क मिले, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई थी। लेकिन योजना शुरू हुई, कुछ चली, उसके बाद सरकार चली गई। आज़ादी के बाद पहली बार जब इस बार देश का बजट आया है, जब सरकार ने बजट लाया है, तो कृषि साइड लाइन में नहीं है, कृषि फ्रंट लाइन में है, फ्रंट लाइन के अंदर। आज हमारे संस्थान की एक अधिकारी यहाँ आई हैं और हम इस योगपीठ, पंतजलि योगपीठ के साथ मिलकर कुछ रिसर्च करने वाले हैं। लेकिन आप विचार करिए कि आज़ादी के 66 वर्ष बाद भी इतना तेजी से विज्ञान बढ़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में नए नए इजाद हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली के अंदर एक ICR, कृषि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रांगण, देश में सिर्फ एक। इस बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि कृषि में क्रांति की जरूरत है, नए आविष्कार की जरूरत है, इसमें और हम तेजी से बढ़ें। तो इसी प्रकार के 2 परिसर
देश में और निर्माण किया जाएंगे और उसके लिए राशि का आवंटन किया गया है। देश के अंदर करोड़ों भूमिहीन किसान हैं, आजादी के बाद उसकी चिंता नहीं की गई। इस बार चिंता की गई है कि देश के अंदर जो भूमिहीन किसान हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके 5 लाख समूह बनाकर उनको भी ऋण दिया जाएगा। लैंडलेस किसानों को पहले जो कृषि पर निर्भर हैं, जो मजदूर हैं, उनको ऋण खेती के लिए नहीं मिलता था। इस सरकार ने उसकी योजना बनाई है। हमने कई कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इस सरकार कृषि को प्राथमिकता में रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सपना है इस देश को मजबूत बनाना, संपन्न बनाना, स्वाभिमानी बनाना, और इसीलिए उनका कहना है कि जब तक गांव और किसान मजबूत नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, हमारा देश संपन्न नहीं होगा। हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि देश की संपन्नता, खुशहाली, समृद्धशाली देश तब बनेगा जब हर खेत को पानी मिलेगा और हर हाथ को काम मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपना को पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के लिए भारी रकम का उन्होंने आवंटन किया है। हर खेत को पानी पहुंचाना सरकार ने तय किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके पहले गांव में पक्की सड़क दिखाई नहीं देती थी। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत हम हर खेत को पानी पहुंचाएंगे। भाई और बहनों, सरकार को 2 महीने गुजरे और इस 2 महीने के अंदर सरकार के लक्षण आम लोगों को दिखाई दे रहा है। पहला, कैबिनेट ने तय किया, बाबा रामदेव जी का जो पूरे देश में ऐलान था कि विदेशों में जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उसको देश में लाओ, और सुप्रीम कोर्ट बरसों से कह रही थी, लेकिन जो सरकार चल रही थी यहां, उसने उसका पालन नहीं किया। हमारी कैबिनेट बैठी, पहली कैबिनेट बैठी थी तो पहला निर्णय लिया था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एसआईटी का गठन किया, और अब जो विदेशों में जमा किए हुए लोग हैं, पैसा जमा किए हैं, उनकी छटपटाहट शुरू हो गई। भाई और बहनों, ये सरकार के लक्षण आम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन परिणाम प्रकट होंगे, समय लगेगा। इस सरकार के सामने दोहरा दायित्व है। एक तो दायित्व है जो पुराने पाप हैं उसके जो परिणाम प्रकट हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उनका प्रायश्चित भी करना है, और नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए जतन भी करना है, परिश्रम भी करना है। दोहरा दायित्व है। आज जो भी हमारी बदहाली है, पुरानी नीतियों का दुष्परिणाम है। हम न सिर्फ उनका सामना कर रहे हैं बल्कि उनका समन भी कर रहे हैं, और भविष्य के निर्माण के लिए नए नीतियों का निर्माण भी कर रहे हैं। और आज जब कोई पूछता है, जब कोई जिन्होंने 10 वर्ष तक इस देश में राज किया है, जब पूछते हैं कि महंगाई बढ़ गई, जब कहते हैं कि खेत में पानी नहीं पहुंचा, फसल का अच्छा दाम नहीं मिला, तो मैं तो एक ही सवाल उनसे करता हूं कि एक आम का बागीचा किसी ने लगाया था, उसमें बहुत बंदर रहते थे। एक बार मालिक ने पूरे बागीचा को कटवा दिया। बंदरों ने सोचा कि अब क्या होगा, फिर तय किया कि हम एक दूसरा बागीचा लगाएंगे। सबने बीज इकट्ठा किए और नदी के किनारे बीज को रोपा, और सुबह गया और खोद कर देखने लगा कि हमारा बाग निकला कि नहीं। देखा कि बाग नहीं निकला है। फिर शाम में बीज इकट्ठा किया, फिर लगाया, फिर सुबह में जाकर देखा तो बाग नहीं निकला। ऐसा ही 4-5 दिन करने लगा। मेरे मित्रों की वही हालत है जिन्होंने देश को तबाह और बर्बाद किया है। अभी जुम्मे 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ हमारी सरकार आई, और खोद कर देख रहे हैं ये बाग नहीं होगा, बाग नहीं हुआ। आप सब भाइयों और बहनों को और पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी को 10 वर्ष गुजरात में अवसर मिला। गुजरात संपन्नता की चोटी पर पहुंचा।
वहां का कृषि विकास दर 11% पर पहुंचा। आज नरेंद्र भाई मोदी को अवसर मिला है, उनका सपना है गांव को, गरीब को, किसान को मजबूत बनाना। आप सबका सहयोग रहेगा तो हमारी यह सरकार भाई नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को मजबूत बनाएगा, समृद्ध बनाएगा, संपन्न बनाएगा, स्वाभिमानी बनाएगा। और स्वामी रामदेव जी जैसे युग पुरुषों का हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम इस सपना को जितना जल्द हो सकेगा हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए और आचार्य बालकृष्ण जी के लंबी जीवन की, लंबी आयु की ईश्वर से कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।